I would like to request CMA M.K. Anand, ex-Chief Advisor, Cost Central Council member, ICAI New Delhi, Ministry of Finance. Presently, he is Central Council member, the Institute of Cost Accounting of India. He is also a very well-known personality in the field of accounting and costing professionals. He was chairman of Northern India Regional Council of the Institute of Cost Accountants of India. I would like to invite CMA M.K. Anand. Actually, he has to go somewhere, so I would like to request him to kindly come and join on podium. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अय्यर साहब, डॉक्टर त्रिवेदी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मार्कंडे राय, डॉक्टर विश्वमोहन बंसल जी, प्रोफेसर ललित अग्रवाल, डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर विपिन कुमार, उपस्थित प्रबुद्ध गण, स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की क्लास में मैं ही एक नॉन डॉक्टर या प्रोफेसर हूँ, तो त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा अगर कुछ ऐसा। अभी डॉक्टर विपिन कुमार ने प्रधानमंत्री जी के विज़न के बारे में जो बात बोली, मेरा जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है HR अकाउंटिंग का। उसको मैं 7 या 8 मिनट में उसके विषय में, लंबा टॉपिक है बट उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। मैं उनकी बात, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं 2-3 चीज़ें जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। चंद्रयान की सफलता के बारे में इन्होंने मेंशन किया। प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान की सफलता की बधाई देने के साथ साथ अगली लाइन में ये भी बोला, अगर आप लोगों को याद हो, कि हम लोगों ने ये बहुत कम कॉस्ट में बनाया है। वी हैव मेड इट इन ऑलमोस्ट 1/4 और 1/6 ऑफ द कॉस्ट। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का विजन है एक थर्ड इकॉनमी हमें बनाने का, $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का अमृतकाल के दौरान। इकॉनमी तो बनेगी हम ही लोगों की, आप लोगों की मदद से, बट इसमें हम लोगों का जो कंडक्ट रहना चाहिए एज ए participants of the third largest economy of the world, our conduct and how do we present ourselves among ourselves and before the outsiders, इस बारे में हम लोगों को ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। और उसके विषय में भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके विषय में भी सोचा। जो योगा दिवस का उन्होंने बताया हमें, और जो उन्होंने मेक इन इंडिया के बारे में बताया, I think as a third largest economy, that is where our strengths lie. हम लोगों की जो इंडियंस की स्ट्रेंथ लाई करती हैं बेसिकली हमारे संस्कारों में, या बचपन से जो चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं, ये वर्ल्ड में शायद कहीं और नहीं हैं, इंडिया में ही अभी तक वो इंडिया में अभी तक वो मौजूद हैं। और योगा से मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब भारतीयों को योगा आना चाहिए। उससे हमारी एक तो दिनचर्या, हमारी हेल्थ के बारे में, आपका जो बिल मेडिकल का है उसके ऊपर में आपकी निर्भरता कम रहेगी। और अगर हम जो अनाज, मोटे अनाज की जो उन्होंने बात कही, वो एक बिल्कुल मिलेट्स के बारे में, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एज ए थर्ड इकॉनमी हमें अपने कंडक्ट में लानी चाहिए बाहर के, जब भी हम लोग बाहर जाएं या जब भी हम लोग कहीं कंडक्ट करें। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट से जुड़ा हुआ हूँ, एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, लागत लेखाकार जिसको आप बोलते हैं। तो लागत लेखाकार में हम लोग पिछले कुछ समय से भारतीय समाज में जो भारतीय खर्च पद्धति है यंग्स के बीच में, ये HR से भी वो रिलेटेड इशू है, तो हम लोगों ने उसको एक एनालाइज किया। तो हम लोगों ने पाया कि अगर इन कंपैरिजन टू माई एज पीपल एंड इन कंपैरिजन टू द यंग पीपल, the maximum expenditure is going on the expense relating to telephone, एयरटेल या जिसका भी जो आपका बिल है। बालों के ऊपर में तकरीबन 20 से 30% लोगों का खर्चा जा रहा है। बालों का तेल, बालों की वो वाइट वो गिरता है, या शैम्पूज़। और उसके बाद में जो तीसरा कंपोनेंट आ रहा है
कपड़ों की धुलाई के ऊपर में लेकर के आ रहा है। ये 3-4 चीज़ें, और चौथा अब जो एक बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमारे यहाँ पर शुरू हो गया, खाना बाहर से मंगवा के खाने का। हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर में काफ़ी डिबेट किया। मैं मानता हूँ कि अय्यर साहब इस मामले में मेरे से ज़्यादा इस विषय में प्रकाश डालेंगे, या जैसे भी हम लोगों की जो घर यहाँ का पर बने हुए थे, वो खाना घर में बनने का एक बड़ा रीज़न था कि हम लोग खाना घर में खाते थे, तो उसका एक रीज़न था बना हुआ। अब खाना रात में 2 बजे जो ऐप्स हैं उनसे हम लोग मंगवाएं, या जो यंग बच्चों के बारे में बात है, तो आप काइंडली, अगर हम लोग थर्ड इकॉनमी बनने की तरफ अग्रसर हैं, तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की या कुछ लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती, ये सब आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और आप लोगों की जिम्मेवारी तभी बैठेगी जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मैं नहीं मानता हूँ कि रात में 2 बजे खाना खा के उसको आप कब पचाएंगे और कब उसको आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। तो आप कृपया उन चीज़ों की तरफ और योगा की तरफ में ध्यान दें। मैं अब अपने विषय पर आता हूँ। ये मैंने डॉक्टर विपिन कुमार जी ने जो बोला प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो ये मंच मुझे लगा कि मैं अपने 2 मिनट में इस बीच में बताऊँ। HR accounting has been a very traditional subject with the accountants. HR accounting से मतलब ये है जी कि जो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ पर, उसका क्या खर्चा हम लोग अपने खातों में कैसे बुक करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेज रही हमारी कॉस्ट अप्रोच और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कॉस्ट अप्रोच हमारी रही कि जैसे हमने एक बंदे को, व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिक्रूट ए पर्सन, हाउ वी विल रिटेन हिम। Recruitment, retaining is also a very important aspect. His development, हम जो अपनी जिस संस्था में हमने उनको एम्प्लॉय किया, उसके ऑब्जेक्टिव से हमने उन लोगों को जिनको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको हमने एक रस किया, तो तब हम अपनी HR पॉलिसीज़ में कामयाब रहते थे। बड़ी इंटरेस्टिंगली पिछले 20 साल में बहुत ट्रेंड्स चेंज हुए। कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। बाटा का जूता एक टाइम के ऊपर में एक प्रेस्टीज माना जाता था कि बाटा का जूता बहुत मजबूत है और मतलब वो चलता रहता था। बाटा कंपनी लॉस में आ गई। रीज़न ये था कि उनका जूता बहुत मजबूत था और उसकी क्वालिटी बहुत मजबूत थी। नाउ दिस वाज ए वेरी सरप्राइजिंग ट्रेंड। देन इट वाज रियलाइज्ड बाय पीपल कि अब आज की डेट में लोग ऐसे जूते की तलाश में हैं जो 1 या 2 महीने चले और उसके बाद में उसको फेंक दिया जाए। तो बाटा कंपनी कुडंट रियली थिंक अबाउट इट कि भाई उन्होंने मजबूत बनाया। HR के रिलेशन में भी ये बात पिछले 5 से 8 साल में ये सामने आई। अब तक ये माना जाता था कि एक कंपनी जिसमें आप घुस गए, ये जापान में अभी भी है, जापान में मित्सुबिशी या जो उनके लार्जेस्ट ग्रुप्स हैं, वो जो एक कंपनी में जिसमें चले गए वो सारी ज़िंदगी उसी कंपनी में रहेंगे और वो किसी दूसरी कंपनी में जाने की सोचते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर भी ये ट्रेंड था, जो पब्लिक सेक्टर में थे, बलारपुर या HMT या इस तरह की कंपनियों में रहते थे, तो वो उन्हीं कंपनियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो उन्हीं कंपनियों में। पिछले 4 से 5 साल में ये ट्रेंड निकल के सामने आया दैट आवर यंग आर हॉपिंग, जॉब हॉपिंग, वेरी फास्ट जॉब हॉपिंग दे आर डूइंग। अब उसके प्रॉज भी हैं और उसके कॉन्स भी हैं, बट उसकी अकाउंटिंग जो उसकी हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। जो एक कन्वेंशनल अकाउंटिंग हम लोग अकाउंटेंट्स किया करते थे, जो हम लोग कन्वेंशनल अकाउंटिंग एक किया करते थे, उसमें हम लोग ये लेते थे कि एक आदमी हम लोगों ने लिया, मैन और ए वुमन, उसको हमने एम्प्लॉयमेंट में उसको इंटरव्यू वगैरह किया, ग्रुप डिस्कशन वगैरह की, और उसके बाद में उसको हमने जो रिटेन करने के लिए उसकी ऑन दी जॉब उसको ट्रेन किया, उसके माइंड को और हमने डेवलप करने की कोशिश की। वो सारे खर्चे मिलाते हुए देन वी यूज टू हैव कि ये 20 से 25 साल तक की उम्र में जाकर के रिटायर होगा, और उसके बाद में दैट वाज द कॉस्ट टू द कंपनी। This was the traditional concept followed by our government also. You must be aware कि आज की डेट में जो हमारी आर्मी का या जो हमारे पेंशनर्स का जो बिल है, बेसिकली जो अभी जो पेंशन्स के जो लोग मतलब एक सक्सेसफुल लाइफ करके दे के गवर्नमेंट को और रिटायर कर चुके हैं, उनके जो बिल्स हैं अभी भी
बहुत हैवी हैं गवर्नमेंट के ऊपर में, और उसके लिए जो आपका डेफिसिट है या उसके लिए जो बेसिकली बजटिंग एक्सरसाइज है उसमें एक स्पेशल प्रोविज़न इनको करना पड़ता है, जिसको देखते हुए 2007 से बंसल साहब शायद इस चीज़ को मेरी को करेक्ट करेंगे, 2007 से जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ लिए जा रहे थे उनको पेंशन की सुविधा इन्होंने बंद की और ऑप्शनल पेंशन की सुविधा की। तो जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग या जो एचआर की अकाउंटिंग हम लोग एक कन्वेंशनल तरीके से करते थे लेने के बाद में, उसमें बदलाव आया पिछले 15 साल 10 साल में, सोच आई। देन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर हमने 15 आदमियों को हमने ले लिया और अगर हमें इन्हें 2 साल में रिप्लेस करना पड़े तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, 5 साल में हमें रिप्लेस करना पड़े तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, और 10 साल में रिप्लेस करना पड़े तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। ये थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, मैं आपको सिर्फ टच अपॉन कर रहा हूँ। पिछले कोरोना आने के बाद में ये चीज़ें भी ध्वस्त हो गई, ये भी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी ये भी ध्वस्त हो गई। कोरोना आने के बाद में 6-7 फैक्टर्स हमारे पास में आए, जिसमें कि जो एचआर था उन लोगों के लिए 7 प्रिंसिपल्स हमें देखने पड़े। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, DEI इसको हम लोग बोलते हैं, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। younger lot is now, when they equip themselves with 1 qualification or let us say 2 qualifications, they will like to diversify very fast. This has a totally new trend. Equity and inclusion, तो जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि भाई ये डाइवर्सिफाई भी करेंगे और उसके बाद में मैंने कैसे इक्विटेबल वे में इन लोगों को करना है और मैं कैसे ऑल इंक्लूसिव अपनी ग्रोथ इनके साथ में मैं करूँगा। सेकेंड प्रिंसिपल जो हमारे साथ में आया, रिमोट वर्किंग। अब वो कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अब रिमोट वर्किंग के फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। रिमोट वर्किंग का फ़ायदा ये था कि आपका आने जाने का खर्चा बचा, एनवायरमेंटल कॉस्ट हमारी बची, बाहर पेट्रोल वगैरह की कॉस्ट बची। नुकसान उसका ये था कि पहले अगर आप ऑफिस में जा कर के 10 से 5 ही आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता था, तो पर्टिकुलरली स्कूल टीचर्स विल बियर विद मी, नाउ दे आर ऑक्यूपाइड 24/7। किसी भी समय कोई भी आदमी, मैनेजर है या जो भी है, दे फील, द एम्प्लॉयर फील्स के क्योंकि हमने इनको ये सुविधा दे रखी है, ये घर से करें तो मैं रात में 11 बजे भी फ़ोन कर सकता हूँ। तो दो साइकिल्स स्टार्टेड गेटिंग डिस्ट्रेस्ड बेसिकली, तो डिसरप्टर हम लोग इसको बोलते हैं बेसिकली। थर्ड वॉज टैलेंट डेवलपमेंट एंड रिटेंशन। This came out as a very big challenge. This is in today a very big challenge कि talent की development और उसकी retention has become the biggest problem before the people now. ये अभी भी as an individual, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ अभी भी। टैलेंट, ये डाइवर्सिफिकेशन जो बिल्कुल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ तो ये सुविधा है कि आपने एक जगह छोड़ा, दूसरी जगह पे आपको मिला, तीसरी जगह पे आपको मिला। भारत में भी ऐसी हो गई है सिचुएशन। मैं अभी भी इसको लेकर के कंफ्यूज हूँ क्योंकि लोग बाग कर रहे हैं, लोग बाग चेंज कर रहे हैं, हमारे जो यंगर लॉट है एक जगह से दूसरी जगह, बट उसमें कुछ कंपनियां वो कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं और उन्होंने ही हमारे बच्चों को इस तरह से, पर्टिकुलरली कुछ कंपनियां हैं, नाम लेने का वो नहीं है उसमें, तो वो इवन हायर क्वालिफिकेशन के लिए भी वो बॉदर नहीं करती। तो जो बच्चे हैं, बजाय किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हायर क्वालिफाई होने की बजाय, अगर जैसे वो ग्रेजुएट हुए तो ग्रेजुएट होके ही वो उनको 1 लाख रुपया दे देंगे, बट उसमें नाइट डे की ड्यूटीज़ हैं, तो पीपल फील कि भाई हायर क्वालिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसी में हम अपना काम कर लेंगे। टू माई माइंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको अपनी जो भी फील्ड आप लोग परस्यू कर रहे हैं उसमें आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बट ये कुछ ट्रेंड हमारे यहाँ पर चला, तो इसमें टैलेंट डेवलपमेंट एंड रिटेंशन became a huge expense on part of the employer basically. Then digital transformation. Digital transformation has killed the concept of 9 to 6 office basically. You can at any time, any place, आप बाहर बैठे हुए हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, मतलब आप पार्क की ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप अपने लैपटॉप पर लगे हुए हैं। बट दीज आर दी
perils of development which our society is also passing through basically. Then organizational development and change and ethics and sustainability. Ethics का कुछ कहना एथिक्स के बारे में एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि अब बिकॉज द जॉब होपिंग इज़ हैपनिंग, तो उसमें एथिक्स ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, बोथ वेज दीज आर नाउ फेसिंग ग्रेट चैलेंजेस. तो in nutshell, I will like to conclude by saying that HR accounting, which we used to do in a very, very conventional way, has been now totally destroyed by onslaught of all these activities, and particularly after the corona, and particularly by way of such introductions of these topics, by remote working, by digital transformations and all that. So we are all from the accounting world are still grappling with as to how to fix the cost into this. मैं इसके साथ अपना ये ख़त्म करता हूँ. थोड़ा लंबा टॉपिक है बट टाइम स्लॉट का थोड़ा सा है. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर विपिन का, जिन्होंने मुझे जिनको लगा कि मैं इस विषय में कुछ बोल पाऊँगा, तो त्रुटियों के लिए क्षमा. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. शुक्रिया.